जय हिंद। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एग्रीकल्चर के बारे में। होपफुली वो सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में हम रिवीजन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर सबसे पहले बात की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बातचीत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 और पार्ट 15 में की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। करंटली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज होती है। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सेलेक्ट कमेटी। और ये जो सेलेक्ट कमेटी होती है इसमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलते हैं और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। इनको रिमूव कैसे किया जाता है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको सेम सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे रिमूव किया जाता है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दे मस्ट बी होल्डिंग और हैव हेल्ड पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है इलेक्शंस करवाना, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। इलेक्शंस करवाने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं बाय मेजॉरिटी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट का सिर्फ एक काम है और वो एक काम क्या है? पार्लियामेंट रिकमेंड्स रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपने रीजनल कमिश्नर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। ये जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ये जो वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया, वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया, ये किया गया बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने इन डिटेल पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं और वो भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद बात की गई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में। ये जो यूपीएससी है इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में, पार्ट 14 में। ये जो यूपीएससी है इसमें एक चेयरमैन देखने को मिलते हैं और बाकी मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कितने मेंबर्स होंगे ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ा गया है, लेकिन जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें कम से कम हाफ ऑफ द मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कम से कम 10 साल तक किसी ऑफिस को होल्ड किए हैं। ये जो मेंबर्स हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की गई है। मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी उसके ऊपर भी कोई भी बातचीत नहीं की गई है। इसको छोड़ा गया है प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। रिमूव कौन करता है? रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव करने से पहले सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी का जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। किन ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जा सकता है? बैंक्रप्सी है, इंसॉल्वेंसी है, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस है, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड है और मिसबिहेवियर है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया है।
ये जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, इनका टेन्योर खत्म होने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयरमैन को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर खत्म होने के बाद इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है या किसी एसपीएससी का मेंबर भी बनाया जा सकता है। ये जो यूपीएससी है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है एग्ज़ाम करवाना फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, फॉर सेंट्रल सर्विसेज, फॉर पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज। अगर यूपीएससी की ज़रूरत किसी स्टेट को है तो गवर्नर की रिक्वेस्ट पे और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ में यूपीएससी उस स्टेट की मदद कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो यूपीएससी है इसका रोल कंसल्टेटिव होता है। रोल कंसल्टेटिव होता है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट जो है वो इस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं और ये जो दोनों हाउसेस हैं ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अगर यूपीएससी की किसी एडवाइस को नहीं माना गया है तो क्यों नहीं माना गया है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यूपीएससी के परव्यू से किसी भी पोस्ट या किसी भी सर्विस को एक्सक्लूड कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं। यूपीएससी के परव्यू से किसी भी पोस्ट या किसी भी सर्विस को एक्सक्लूड कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट अगर ऐसा कुछ करेंगे तो दोनों हाउसेस के सामने इसको 14 डेज बिफोर रखा जाएगा और पार्लियामेंट के पास में पावर है कि पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है या पूरे तरीके से रिपील कर सकता है। यूपीएससी के परव्यू से किसी भी पोस्ट को, किसी भी सर्विस को एक्सक्लूड करने की पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है। लेकिन यूपीएससी को अगर कोई एडिशनल फंक्शन या एडिशनल पावर देनी है तो वो देने की पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट जो है वो यूपीएससी को एडिशनल फंक्शन या एडिशनल पावर्स दे सकता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी। एसपीएससी की भी बातचीत सेम आर्टिकल्स और सेम पार्ट में की गई है। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका मेंशन सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिलता है। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ कितनी होगी? वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा गया है। टेन्योर कितना होगा? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। ध्यान देना, अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। और रिमूवल की सेम वही कंडीशंस हैं जो यूपीएससी में होती हैं। जो एसपीएससी के चेयरमैन हैं इनका टेन्योर खत्म होने के बाद इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है या यूपीएससी का मेंबर भी बनाया जा सकता है या फिर किसी अदर एसपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। जो एसपीएससी के मेंबर हैं इनका टेन्योर खत्म होने के बाद इनको यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बनाया जा सकता है या फिर किसी अदर एसपीएससी या उसी एसपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। लेकिन चेयरमैन और मेंबर को सेम पोस्ट के लिए दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको कंसल्ट किया जाता है इन फ्रेमिंग रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट अदर देन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के अलावा स्टेट में जुडिशियल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट को लेके जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनके लिए एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। ये जो एसपीएससी है इसके जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड कौन कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने को मिलती है। ये जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है और इसको दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के रिक्वेस्ट पे क्रिएट किया जाता है। बेसिकली ये जो जॉइंट एसपीएससी होती है ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। फिर इसके बाद फाइनेंस कमीशन। ये जो फाइनेंस कमीशन है इसकी बातचीत आर्टिकल 280 में की गई है। फाइनेंस कमीशन की बातचीत आर्टिकल 280 में की गई है। ये जो फाइनेंस कमीशन है इट इज़
बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म होता है फाइनेंस कमीशन। ये जो फाइनेंस कमीशन है इसमें एक चेयरमैन देखने को मिलता है और 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, चेयरमैन कौन बन सकता है, मेंबर्स कौन बन सकते हैं, ये छोड़ दिया गया पार्लियामेंट के ऊपर। और पार्लियामेंट जो है वो कानून लेकर आया, पार्लियामेंट लेकर आया फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951। और इसके तहत बताया गया कि जो चेयरमैन है वो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। और बाकी ये जो 4 मेंबर्स हैं ये कौन कौन हो सकते हैं, एक तो हाई कोर्ट के कोई जज या कोई ऐसा इंसान जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। दूसरा, कोई ऐसा इंसान जिसको गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की, जिसको गवर्नमेंट के अकाउंट्स की बहुत तगड़ी नॉलेज हो। तीसरा, कोई ऐसा इंसान जिसको फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो। और चौथा, कोई ऐसा इंसान जिसको इकोनॉमिक्स की बहुत तगड़ी नॉलेज हो। इनका टेन्योर कितना होता है, इनका टेन्योर, इनका जो पीरियड होता है उसको प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, ये जो मेंबर्स होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। चेयरमैन और मेंबर्स को रीअपॉइंट किया जा सकता है। ये जो फाइनेंस कमीशन है इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। फाइनेंस कमीशन जो है वो एडवाइजरी है इन नेचर। ये जो फाइनेंस कमीशन है ये फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस देती है। कौन कौन से मैटर्स के ऊपर, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट्स। ग्रांट इन एड प्रिंसिपल जो कि सेंटर के द्वारा स्टेट्स को दिया जाता है। नीड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ताकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को एड किया जा सके। और मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो फाइनेंस कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट किसको देती है, प्रेसिडेंट को देती है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसकी बातचीत आर्टिकल 338 में की गई है, पार्ट 16 में की गई है। कहानी क्या है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 लाया गया। और ये जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 है इसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को स्टैब्लिश किया गया। लेकिन आगे चल के फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 को लाया गया। ये जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 है इसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इन दोनों को अलग अलग करके स्टैब्लिश किया गया। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसकी बातचीत आर्टिकल 338 में की गई है। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसमें एक चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं और 3 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है, 3 साल। एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स के लिए इनको अपॉइंट किया जा सकता है, 2 से ज़्यादा टर्म्स के लिए इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी वो भी कौन बताता है, प्रेसिडेंट बताते हैं। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है और प्रेसिडेंट जो है वो उसको फॉरवर्ड करते हैं टू द पार्लियामेंट। और स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये जो रिपोर्ट है ये गवर्नर को दी जाती है। गवर्नर तक कौन पहुंचाता है, प्रेसिडेंट पहुंचाते हैं। और गवर्नर जो है वो इसको रखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसके पास में पावर ऑफ सिविल कोर्ट देखने को मिलती हैं। और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कंसल्ट करते हैं। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 338A में। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है इसमें भी एक चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं और 3 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इनका भी टेन्योर 3 साल होता है। दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन 2 टर्म्स। इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनको भी रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं, इनकी भी सर्विस कंडीशंस प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। इनका कामकाज सेम वही है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का है, लेकिन इनका कामकाज शेड्यूल ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में है। इसके अलावा
कुछ एडिशनल फंक्शंस भी दिए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को। एडिशनल फंक्शंस क्या हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये जो पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना। सेफगार्ड ट्राइबल राइट्स ओवर मिनरल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज। टेक स्टेप्स टू एलिमिनेट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कन्फर ओनरशिप राइट्स इन माइनर प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट टू ट्राइबल्स। ये कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को दिए गए हैं। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 338B के अंदर। इसमें भी एक चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं और 3 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इनका भी टेन्योर 3 साल का होता है। दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन 2 टर्म्स। इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, सर्विस कंडीशंस को भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसका काम है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की बातचीत आर्टिकल 148 में की गई है। ये जो सीएजी होते हैं, इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। सीएजी को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। और रिमूवल जो है वो सेम ग्राउंड्स और सेम मैनर में होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। आर्टिकल 149 में बोला गया है दैट द पार्लियामेंट विल प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सीएजी। ये जो सीएजी हैं, ये ऑडिट करते हैं फॉर द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसके अलावा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, उसको भी ऑडिट करने का काम किसका है? सीएजी का है। ये जो सीएजी हैं, ये स्टेट के रिकॉर्ड्स को कंपाइल करते और मेंटेन करते हैं, लेकिन सेंटर के रिकॉर्ड्स को कंपाइल और मेंटेन नहीं करते हैं। ये जो सीएजी हैं, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं ऑन हाउ टू कीप द अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ये जो सीएजी हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये भेजी जाती है प्रेसिडेंट को। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है। ये जो सीएजी हैं, इनकी कोई भी अथॉरिटी नहीं है इन केस ऑफ सीक्रेट सर्विस एक्सपेंस। सीक्रेट सर्विस के एक्सपेंस के मामले में ऑडिट करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है सीएजी के पास में। सीएजी को पार्लियामेंट के अंदर इनके एब्सेंस में कोई भी और मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सीएजी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो सीएजी हैं, ये अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले ओथ लेते हैं। फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी बातचीत की गई है आर्टिकल 76 में। ये जो अटॉर्नी जनरल हैं, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस में रहते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक ये ऑफिस में रहते हैं। प्रेसिडेंट इनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमूव कर सकते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं। किसी ऐसे इंसान को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होता है। ये जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होते हैं, ये चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये यूनियन गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से डिबार्ड नहीं होते हैं। ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनको इंडिया के सभी कोर्ट्स में राइट टू ऑडियंस होता है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं,
इनको राइट टू स्पीक होता है, इनको राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स होता है ऑफ बोथ हाउसेस, ऑफ जॉइंट सिटिंग्स एंड ऑफ कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट जिसमें ये मेंबर होते हैं। लेकिन जब ये किसी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे या जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके पास में वोटिंग राइट नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट का कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक सॉलिसिटर जनरल के बारे में आपने सुना होगा। ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं, और ये जो सॉलिसिटर जनरल हैं इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनके बाद बात आती है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं इनकी बातचीत की गई है आर्टिकल 65 में। ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं और गवर्नर ही इनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमूव कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है उसी को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जा सकता है। ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं इनकी बातचीत की गई है आर्टिकल 350B में। ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं इनको कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बुलाया जाता है, और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस में रहते हैं। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही इनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर रिमूव कर सकते हैं। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करने का काम होता है इस स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। हेड ऑफिस कहाँ पे देखने को मिलता है? इलाहाबाद में हेड ऑफिस देखने को मिलता है, और 3 रीजनल ऑफिसेस देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक बेलगांव में, एक चेन्नई में और एक कोलकाता में। ये जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आता है, और ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास में रिपोर्ट पहुंचती है बाय द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। फिर इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। ये जो जीएसटी काउंसिल है इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 279A में। ये जो जीएसटी काउंसिल होती है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाएंगे इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस के मिनिस्टर होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। स्टेट फाइनेंस या टैक्स मिनिस्टर जो होते हैं वो इसका मेंबर होते हैं, और कुछ अदर मेंबर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। ये जो मेंबर्स हैं दे होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे होल्ड रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट पोजीशंस। जब तक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहोगे तब तक आप जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन भी रहोगे। बेसिकली एक्स ऑफिशियो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट पोजीशन। मेंबरशिप जो है वो गवर्नमेंट पोजीशन से टाइड है, और इसका काम क्या है? ये जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर रिकमेंडेशंस देते हैं, जैसे जीएसटी रेट्स कैसी होंगी, एग्जेम्पशंस कैसे दिए जाएंगे, मॉडल लॉज क्या होने वाले होंगे यूनियन और स्टेट्स के लिए, उन सब के ऊपर रिकमेंडेशंस देने का काम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का। फिर इसके बाद बात आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। देखो, अभी तक जितनी भी बातचीत हमने की है ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम चीज़ों को। मैं ऑलरेडी ये मान के चल रहा हूँ कि इन डिटेल ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। अब बात आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। सबसे पहले बात की गई है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, NHRC के बारे में। NHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी इसका मतलब क्या है कि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसमें एक चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। चेयरपर्सन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया जा सकता है। मेंबर्स देखने को मिलते हैं। मेंबर्स जो हैं वो जुडिशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? एक तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, दूसरा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तीसरा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, चौथा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, पांचवा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, छठवा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़
या फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखने को मिलते हैं इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। टेन्योर कितना होता है 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं एक 6 मेंबर की कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। और ये जो 6 मेंबर की कमेटी है इसमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, स्पीकर देखने को मिलते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखने को मिलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के देखने को मिलते हैं, और यूनियन होम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इनको रिमूव करते हैं आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और भी कई सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे अगर रिमूव किया जा रहा है तो पहले सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। अच्छा, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के जो भी केसेस हैं उनको इंक्वायर करने का काम करते हैं। ये अपनी जो रिपोर्ट है वो भेजते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन लिया गया उसकी जानकारी देनी होती है विद इन 1 मंथ, और अगर रिपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में है तो जानकारी देनी होती है 3 महीने में। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके पास में पावर ऑफ सिविल कोर्ट देखने को मिलती है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट देखने को मिलती है, लेकिन कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सिर्फ 1 साल होता है, विद इन 1 ईयर अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये किसी कंप्लेन को सुओ मोटो बेसिस पे भी ले सकती है, खुद से भी पिकअप कर सकती है। ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी वो डिटरमाइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। इसमें एक चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जज होते हैं, और बाकी मेंबर्स देखने को मिलते हैं। टेन्योर कितना होता है 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं एक कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, और उस कमेटी में कौन देखने को मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, स्पीकर देखने को मिलते हैं, स्टेट के होम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और चेयरमैन देखने को मिलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इनको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। अपॉइंट गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं, और रिमूवल सेम वैसे ही होता है जैसे NHRC के केस में होता है। और जो भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस होते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन केसेस में इंक्वायर करने का काम है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत एस्टेब्लिश किया गया। एक इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। इनको भी रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है CBC और VCs को। जो CBC की सैलरी होती है वो UPSC के चेयरमैन के बराबर होती है, और जो VCs की सैलरी होती है वो UPSC के मेंबर्स के बराबर होती है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 3 मेंबर की कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। ये जो 3 मेंबर की कमेटी है इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। रिमूव कौन करता है, रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। इसका काम क्या है, ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट में जो करप्शन होता है उसको एड्रेस करने का काम करती है, विजिलेंस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है। ऑल इंडिया सिविल सर्वेंट्स के ऊपर इसका विजिलेंस देखने को मिलता है। स्केल 5 या उससे ऊपर के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर इसका विजिलेंस देखने को मिलता है। ग्रेड D या उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं RBI में, SIDBI में, नाबार्ड में, उसके ऊपर इसका विजिलेंस देखने को मिलता है।
ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। अच्छा, इसके ओरिजिन की कहानी क्या रही है? 1964 में संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को फॉर्म किया जाना चाहिए। तो 1964 में संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको फॉर्म किया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू। तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं हुआ करती थी। 1998 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू, और इसको फॉर्मली स्टैट्यूटरी स्टेटस 2003 में दिया गया सीबीसी एक्ट के थ्रू। इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। इसमें एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। इनका टर्म कितना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। करंटली टर्म कितना है? 3 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। सैलरी की अगर बात करें तो सीआईसी की सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर और आईसी की सैलरी होती है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और इसका काम है टू हियर अपील्स एंड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। सेंट्रल वाले पार्ट के लिए बात करते हैं लोग। अच्छा, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, और चेयरपर्सन किसको बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। चेयरपर्सन के अलावा जुडिशियल मेंबर्स देखने को मिलते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर 5 साल होता है। इनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिमूव भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इंक्वायरी कमेटी के इंक्वायर करने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव कर सकती है। और इनका काम क्या है? इनका काम है इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। एनजीटी के बाद लोकपाल, लोकपाल जो है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो लोकपाल है इसको स्टैब्लिश किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 के तहत। इसमें एक चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, या किसी एमिनेंट पर्सन को। चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 8 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में कौन देखने को मिलता है? प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, स्पीकर देखने को मिलते हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका कोई नॉमिनी देखने को मिलता है, और एक एमिनेंट जूरिस्ट देखने को मिलते हैं। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। अच्छा, ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर। एक्सपेंसेस किसके ऊपर होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। एनुअल रिपोर्ट किसको प्रेजेंट की जाती है? प्रेसिडेंट को प्रोड्यूस की जाती है। ये जो लोकपाल है इट इज़ बेसिकली एंटी करप्शन ओम्बड्समैन। इसका काम क्या है? करप्शन के जो भी एलिगेशंस होते हैं पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट में उनको इंक्वायर करना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है। दूसरा, जुडिशरी को इसके स्कोप से बाहर रखा गया है। तीसरा, ये सुओ मोटो कंप्लेंट्स को नहीं ले सकता है। चौथा, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा वेग है। और इसके अलावा कंप्लेन फाइल करने के लिए सिर्फ 7 साल का टाइम पीरियड होता है लोकपाल के तहत। फिर इसके बाद नीति आयोग है। ये जो नीति आयोग है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नीति आयोग को किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश नहीं किया गया है। नीति आयोग को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है 2015 में। नीति आयोग के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल गवर्नमेंट के हाथ में होता है।
प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट रिमूव करती है। ये जो नीति आयोग है ये पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना और इसका काम है पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स को डिज़ाइन करना। ये जो नीति आयोग है इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। कुछ अदर मेंबर्स भी होते हैं और सीईओज भी होते हैं इस नीति आयोग का पार्ट। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है। ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें एक चेयरपर्सन देखने को मिलता है और चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और चेयरपर्सन के अलावा मेंबर्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसको हर एक 3 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू, रिमूवल भी गवर्नमेंट ही करती है। इसका काम क्या है? लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स को रिकमेंड करना। ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक एडवाइजरी बॉडी है। सबसे पहली बार इसका मेंशन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में देखने को मिलता है और इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सबसे पहला लॉ कमीशन है वो 1955 में स्टैब्लिश किया गया अंडर MC स्टेलवर्ड। फिर इसके अलावा सीबीआई भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ना स्टैट्यूटरी बॉडी। सीबीआई को हेड कौन करता है? डायरेक्टर हेड करते हैं। ये जो डायरेक्टर होते हैं इनका टेन्योर 2 साल का होता है। 2 साल का टेन्योर होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? CBC एक्ट ऑफ 2003 में लिखा हुआ है। अपॉइंट कौन करता है डायरेक्टर को? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये जो अपॉइंटमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 मेंबर की कमेटी के रिकमेंडेशन पे करती है। ये जो 3 मेंबर की कमेटी है इसमें कौन कौन देखने को मिलते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो डायरेक्टर होते हैं ये हेड करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को। मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं डायरेक्टर के अलावा। ये जो मेंबर्स होते हैं ये SP या उससे अबव रैंक के लोग होते हैं। अच्छा, ये जो CBI है ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसको पावर्स कहाँ से मिलती हैं? इसको पावर्स मिलती हैं DSPE एक्ट के थ्रू। ये जो CBI है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। ये जो CBI है इसको संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे फॉर्म किया गया था। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये 3 बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल हैं ना स्टैट्यूटरी हैं। इससे पहले वाली जो बॉडीज़ हमने पढ़ी थी ये ऐसी हैं जो कि स्टैट्यूटरी हैं और इससे पहले जो पढ़ी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी। देखो बहुत जल्दी फटाफट हमने रिवीजन किया है बिकॉज मैं ये मान रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इन डिटेल पता हैं। ऐसे सेशंस आते रहेंगे। कोई टॉपिक की रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो तो कमेंट करके बता देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।